हाँ सर ठीक है सर। सर हाँ, स्क्रीन दिख रही है सबको? सर इसके सर इसके पहले जो क्लास चली थी सर। हेलो। हेलो, हाँ बोलो। इसके पहले जो क्लास थी कौन सी क्लास थी चल रही थी सर? वो तो एक्स्ट्रा क्लास था, वो अब्दुल्ला ने बोला था कि कुछ चाहिए था, मुझे ठीक है, तो उसके लिए अरेंज सर कर वो पीडीएफ नहीं भेजे सर। भेजे हैं शायद। नहीं सर, ओम्स लॉ वाला का वो वाला नहीं सर, ओम्स लॉ वाला। पता नहीं यार, कई तो भेजे हैं यार, अब कई भेजे हैं। लेक्चर 2 था सर वो। अब जो भी हो उसको सारा भेज दिए हैं। चलो ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना ना, क्योंकि नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा शांति से हम लोग रहेंगे। चलो, तो अगला जो भेजे नहीं पॉइंट सर है, आप। भेजे हैं अरे क्लास के बाद बात कर लेते हैं ना, अभी बिल्कुल नहीं बात करते हैं, ठीक है? चलिए, क्लास के बाद तुम बोलना हमसे, तुरंत भेज देंगे। चलो नेक्स्ट। अच्छा, तुम लोगों ने सर्वे वाला वो सब भर दिया जो आया था क्या कुछ? हाँ सर भर दिए सर। भर दिए। यस सर भर दिए। चलिए ठीक है, कोई बच्चा बचा नहीं है ना? चलिए देखो, जो टॉपिक है ना बहुत आसान है, हम लोगों ने 10th में इस पर कई सारे क्वेश्चंस किए होंगे, तो शायद तुमको थोड़ा बहुत याद भी आ रहा होगा। यह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इसको ध्यान से पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मान लिया कोई रजिस्टेंस है, ठीक, इसका रजिस्टेंस आपको दिया हुआ आर के बराबर, इसका रजिस्टेंस आपको दिया हुआ आर के बराबर। एक सेकेंड, चल क्यों नहीं रहा है? हेलो, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? हाँ सर स्क्रीन दिख नहीं सर दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है। दिख चलो रही है दिख रही है। चलिए, एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू दिया हुआ आर के बराबर। तो मान लेते हैं बाबू इसमें करंट फ्लो कर रहा आपका आई। कितने टाइम के लिए करंट फ्लो किया? मान लिया डेल्टा टी टाइम तक के लिए करंट फ्लो किया। तो इसके अंदर क्या होता है? हीट एनर्जी लॉस होता है आपका। तो यहाँ जो हीट लॉस होता है आपका, या हीट एनर्जी लॉस इन डेल्टा टी, ये होता है आपका आई स्क्वायर आर डेल्टा टी के बराबर। कितना होता है एनर्जी लॉस? आई स्क्वायर आर डेल्टा टी के बराबर, ये आपने पढ़ा होगा। चलिए, तो ये अब यहाँ पे बोला जाता है कि कितना पावर लॉस होगा, तो ये हो जाएगा पावर लॉस यानी एनर्जी लॉस इन 1 सेकेंड। बहुत आसान है, एनर्जी लॉस इन 1 सेकेंड यानी डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, आई स्क्वायर आर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर के बराबर। ये होता है रजिस्टेंस में कितना पावर का लॉस होगा, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे आई स्क्वायर आर से, ठीक है? और यहाँ पे चूंकि मालूम है सिंस V इक्वल टू आई इंटू आर, इसी पावर लॉस को हम लोग लिखते हैं 2-3 तरीके से। अगर करेंट और रेजिस्टेंस दिया होगा तो आई स्क्वायर आर, अगर V और R दिया होगा तो V स्क्वायर बाई आर, अगर V और I दिया होगा तो V इंटू आई। उसी को अरेंज करते हैं हम लोग, क्योंकि V का वैल्यू है I इंटू आर के बराबर। ठीक है, V का वैल्यू कितना दिया हुआ? I इंटू आर के बराबर। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट। अगर मान लो सेल आपको दी, बिल्कुल ये बच्चों वाला है, हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले।
सेल का ईएमएफ मान लेते हैं V के बराबर, यहाँ से करंट फ्लो करते, मान लिया चार्ज फ्लो किया डेल्टा Q इन टाइम डेल्टा T। तो मान लिया सेल के थ्रू चार्ज कितना फ्लो किया डेल्टा Q इन ए टाइम डेल्टा T। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाई द सेल, ये होता है डेल्टा Q इंटू V के बराबर। वर्क डन बाई द सेल डेल्टा Q इंटू V के बराबर। अब यहाँ आ जाएगा आपका पावर गिवन बाई द सेल, पावर गिवन बाई द सेल यानी वर्क डन बाई द सेल अपॉन टाइम इंटरवल। तो हो जाएगा डेल्टा Q इंटू वी अपॉन डेल्टा टी, तो यानी हो जाएगा V इंटू आई के बराबर। ये हो जाएगा पावर गिवन बाई द सेल V इंटू आई, ठीक है। यानी जो उसका ईएमएफ होगा उतना, या जो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इंटू आई के बराबर, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे पावर गिवन बाय द सेल। अगर मान लो, ध्यान से इसको लिखते जाना, सेल ऐसे दिया हुआ, करंट इंटर कर रहा सेल के अंदर हायर टर्मिनल से, तो यहाँ पे लिखते हैं पावर टेकन बाई द सेल, ये है V इंटू आई के बराबर। सिंपली अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट आपको दिया हुआ I, पावर गिवन पावर टेकन बाय द सेल होता है V इंटू आई के बराबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपने सर देखा थोड़ा हो, नीचे कर दीजिए लिखने का। हाँ कोई बात नहीं, इसको आराम से लिखते जाओ। ये सब हम लोगों ने कर लिया है पहले ही। इस तरह का थोड़ा और क्वेश्चन, नीचे कर इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें भी कैपेसिटर में भी किया है। तो बस एक तरह से रिवीजन है, कुछ है नहीं इसमें। सेल पॉजिटिव काम कम करेगा, निगेटिव काम कम करेगा, दीजिए। हायर सर टर्मिनल से ऊपर कर चार्ज, दीजिए चार्ज बाहर होना चाहिए या अंदर होना चाहिए, ये सब चीजें आप साइन और का ऊपर ध्यान रखना है, साइन का आपको ध्यान बस रखना है बस। बस, ठीक। ये बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। करंट कैपेसिटर से बहुत आसान है, उसमें इतना केस नहीं है। यहाँ पे हो गया बाबू। यस सर हो गए। चलिए अब अगला पॉइंट, आपने बल्ब देखा होगा और बल्ब पे कुछ मार्किंग बन के लिखी रहती है, जैसे उस पे वॉटेज लिखा रहता है आपका, वॉट रहता है और उस पे वोल्टेज रहता है ना, उसमें मार्किंग बना रहता है। जैसे मान लो इस पे लिखा रहेगा, मान लो कि इसका पावर है P, इसका वोल्टेज है V, ऐसे मार्किंग बना रहेगा उस पे। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस पे पोटेंशियल डिफरेंस हम V अप्लाई करें, इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करेंगे, तो ये बल्ब कितना पावर देगा, P के बराबर। तो यानी पावर, पावर गिवन बाय बल्ब P एट गिवन पोटेंशियल डिफरेंस V। यानी अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो बल्ब इतना पावर देगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है आपका, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, इसको निकालते हैं ऐसे हैं बाबू। हमने बोला था कि जितना भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सबके अंदर वही रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी होती है सेम। तो बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस होगा, तो बाबू बोलो पावर ये V स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला मालूम है। तो यहाँ से R का वैल्यू हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। तो हम हाँ, यहाँ से रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, किसका, बल्ब का। बल्ब बल्ब का। पे जो उसमें मार्किंग बनी रहती है, स्केल बना रहता है कि इतना वोल्टेज है, इतना वोल्टेज है, वो उससे उसका रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे कि उस बल्ब का इतना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। V स्क्वायर बाई P से इतना ओम के बराबर हो, ठीक है। चलो जल्दी से देखो बाबू, पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देख लो एक बार एटलीस्ट। यस सर। देख गया? लिए सर।
हाँ, ये चलो। देखने लायक हो गया। हाँ 10, 11, 12 उसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे ना। आप होमवर्क मान लो आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, 12 है। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, आपको रीड करना है, 2-4 मिनट में क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए अच्छा ये बताओ, जो करेंट है ना, करेंट में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? हम लोग इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे सेल के बारे में, हम लोग स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, और करेंट का जो डिवीजन होगा, रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी के बारे में। जैसे मीटर ब्रिज लगाएंगे तब भी वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, अमीटर लगाएंगे तब भी रेजिस्टेंस होगा, गैल्वेनोमीटर तब भी रेजिस्टेंस होगा, पोटेंशियोमीटर तब भी रेजिस्टेंस होगा। तो यानी चैप्टर में केवल रेजिस्टेंस का अलग अलग कॉम्बिनेशन या उसका यूज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो यानी सबसे पहला स्टार्ट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल ना। तो यहाँ पे अगर स्टार्ट होता आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, वही सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज, हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे कैपेसिटर में वैसे यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस R1 ले लिया, इसका R2 ले लिया, करंट I मान लिया, तो बाबू दोनों में करंट क्या होगा? दोनों में करंट सेम होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर, सेम होगा। दोनों में करंट का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। सेम ठीक होगा। है, चलो इसमें एक पॉइंट और, चलो यहीं पे डिस्कस कर लेंगे हम लोग, पता होगा कैपेसिटर में। चलो अब ये बताओ, आप अगर करंट का डायरेक्शन आपको दिया हुआ, तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा कि पोटेंशियल इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। करंट के Increase डायरेक्शन घटेगा। में डिक्रीज होगा ना बाबू। यस सर। हाँ पोटेंशियल घटेगा। धीरे धीरे, हाँ करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज घट होगा। जाएगा। कितना डिक्रीज होगा? I इंटू आर, उसको लिखवा देते हैं हम लोग। तो इसको यहाँ पे बॉक्स में करके लिख लेते हैं। अगर कोई रजिस्टर है, इसका रजिस्टेंस R है, करंट फ्लो कर रहा I के बराबर, और टर्मिनल आपको दिया हुआ A एंड B, तो बाबू A का जो पोटेंशियल होगा B से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? तो यानी VA माइनस VB I इंटू आर के बराबर, ये याद रखना आपको। कितना ज़्यादा होगा? I इंटू आर के बराबर। कितना कम होगा? I इंटू आर के बराबर। समझ में आ रहा? अगर sir. रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। थोड़ा ध्यान देना, करंट के डायरेक्शन में कम होगा, ध्यान देना, करंट के डायरेक्शन में कम होगा, करंट के डायरेक्शन में कम होगा। कम होगा। बस चलिए, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि करंट मान लिया फ्लो कर रहा I के बराबर, दो रेजिस्टेंस R1 और R2 आपको दिया हुआ। तो बीच में एक पॉइंट हमने ले लिया बाबू C। बोलो A का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि C का ज्यादा होगा? सर एक का। कितना ज्यादा होगा? आई आर। आई आई आर। चलो C का ज्यादा होगा कि B का ज्यादा होगा? सी का सी C का। कितना ज्यादा होगा? I इंटू आर। आई आर टू। बाबू अगर हम आपसे बोलें कि VA माइनस VB निकालो, उसका वैल्यू कितना हो? सिंपल तरीके से कुछ सोचना, VA माइनस VB निकालो। आई आर वन प्लस आई कॉमन R1 माइनस R2। हाँ बाबू ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको इंटरवल में ब्रेक करके, तो Yes, sir. I R1 प्लस I R2 के बराबर, ये हो जाएगा A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इक्वेशन नंबर मान लिया 1, इक्वेशन नंबर क्या मान लिया? 1 के बराबर। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अगर हम इसको मान लिया V1, इसको मान लिया बाबू V2, तो हमारा V का वैल्यू वही सेम V1 प्लस V2 के बराबर, जो अभी हम लोगों ने निकाला है। अब बताओ इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है आपका? इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा कि दोनों को हटा के एक रजिस्टर रखो, वो वही काम करे जो दोनों मिलके करते हैं, तो बाबू उसको हम लोग इक्विवेलेंट बोलेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? सारा कंडीशन सेम होना चाहिए, सारा कंडीशन सेम होना चाहिए, करंट का वैल्यू सेम होना चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस घटा दो, एक्सटर्नल कंडीशन सेम होना चाहिए। जैसे मान लिया आपने उन दोनों को हटा के केवल एक रजिस्टर रखा R, किसके बीच में? सेम टर्मिनल होना चाहिए और भी
करेंट का वैल्यू सेम होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, सेम करेंट का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो बोलो बाबू यहाँ से VA माइनस VB का वैल्यू IR के ही बराबर होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो दोनों को इक्वेट कर दो जल्दी से, तो हो जाएगा IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2, तो I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर हो गया। ठीक है, ये जुड़ जाएगा। तो यानी आगे से इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेंगे, यानी 2 2 3 3 4 4 कैपेसिटर को हटा के हम केवल एक कैपेसिटर रख लेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि सीरीज में R1 R2 RN रजिस्टर्स आपको दिया हुआ ऐसे जुड़ा हुआ, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा, बोलो बाबू इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN के बराबर, सिंपली सम कर देंगे। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताओ, अगर एक दिया हुआ मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का रेजिस्टेंस देके जोड़ा हुआ सीरीज में, तो मान लेते हैं कि 100 रजिस्टर्स आपको दिया हुआ 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 6 ओम इस तरह जोड़ के रखा हुआ, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा क्या 100 ओम से ज्यादा होगा कि 100 ओम के बराबर होगा कि 100 ओम से ज्यादा कम? 100 ओम से ज्यादा रहेगा। ज्यादा होगा होगा। सर। इसका मतलब ये होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो ग्रेटेस्ट होता है, जो मैक्सिमम होता है, उससे भी ज्यादा इक्विवेलेंट होता है। समझ में आ रहा? तो इसको लिख लेते हैं व्हेन, या सिंपली लिख लेते हैं द इक्विवेलेंट, आसान है बिल्कुल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन is greater than the greatest among them। इन्होंने बोला कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट अमंग देम। ठीक है, उसमें से जो सबसे ज्यादा होगा उससे भी ज्यादा होगा, ये याद रखना आपको, करेंट का वैल्यू सेम होगा। चलो अगला पॉइंट, पैरेलल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन सारा आपने किया होगा। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि सबका एक टर्मिनल एक पॉइंट से जुड़ा होगा और सबका दूसरा वाला टर्मिनल दूसरे पॉइंट से जुड़ा होगा। तो एक टर्मिनल A हो गया, दूसरा टर्मिनल B हो गया, इसका R1 मान लिया, इसका R2 मान लिया। तो मान लेते हैं कि टोटल करंट इंटर किया I और ये डिवाइड हो गया I1 और I2 में। समझ में आ रहा बाबू? यस सर। तो बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा कि नहीं? यस सर। हाँ सर। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा तो हम यहीं से इक्वेशन लिख लेते हैं, जल्दी बोलो। ये माइक तो ऑफ करो बाबू, माइक ऑफ करो, बहुत तेज आवाज आ रही। I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से I1 R1 इक्वल टू I2 R2 के बराबर होगा, ये इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से देखो हम निकाल देते हैं, अगर टोटल करंट I इंटर किया, इसको भी याद रखना है, तो I1 का वैल्यू आता है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, अपोजिट होता है तुरंत, ये I2 का वैल्यू हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। इन दोनों को याद रखना है। अगर टोटल करंट इंटर किया I पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो करंट का डिवीजन होगा। कैसे डिवीजन होगा? इनवर्स में होता है जी। तो यानी यहाँ पे अगर हम इसको मान के चलें तो I1 अपॉन I2 हो जाएगा R2 अपॉन R1 के बराबर। इस तरह करंट का डिवीजन होगा इनवर्स में। ठीक है, अब R इक्विवेलेंट निकालने के लिए चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ, हमने इसको सेल से मान लिया, जुड़ गया इसका, ये R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, टोटल करंट I जाएगा, यहाँ से I1 इंटर करेगा, यहाँ से I2 इंटर करेगा।
तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा I1 R1 इक्वल टू वी, I2 R2 इक्वल टू वी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो I1 का वैल्यू हो जाएगा V/R1, I2 का वैल्यू हो जाएगा V/R2। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। सेम कंडीशन के लिए EMF सेम होगा, करंट का वैल्यू सेम होगा, इसको R मान लिया, तो यहाँ से V का वैल्यू IR होगा, तो I का वैल्यू हो जाएगा V/R। इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2, तो यानी 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर। एक की वाले निकालने का तरीका है, कैपेसिटर में आपने किया है। तो इसमें लिख लेते हैं कि हाँ, अगर बता दीजिए सर, एक सेकंड के लिए। कोई बात, अगर मान लिया रेजिस्टेंस दिया हुआ R1 R2 Rn पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn के बराबर। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मान लिया केवल 2 रजिस्टर आपको दिया हुआ, तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना कैसे करते हैं। अगर ये R1 है R2 है तो इसका इक्विवेलेंट होगा, तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये डायरेक्ट लिख लेना आप, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कभी आसानी होता है आपका। अगर हाँ सर एक तो ऊपर नहीं समझ में ऐसा सीरीज का, एक तो आपने डायरेक्ट आई की वैल्यू, सॉरी ऊपर गए फंसा सर, बस यही I1 की वैल्यू सर नीचे, ये I1 की वैल्यू आपने R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाला। अरे इन दोनों को सॉल्व करोगे बोला, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा ना। अच्छा इन ठीक। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए, हमने बोला था बस कि थोड़ा सा यही। उसको याद करके रखना। ठीक हो गया, हो गया। चलिए, ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है बाबू कि इसका जो रिजल्टेंट होगा, इक्विवेलेंट होगा, वो मिनिमम से भी कम होता है आपका। जैसे कि 1 2 3 मान लो 1 से लेके 100 ओम के 100 ओम का रजिस्टर आपको दिया हुआ, तो उनको पैरेलल अगर हम कंबाइन कर देंगे तो उसका जो वैल्यू होगा इक्विवेलेंट का वो 1 ओम से भी कम होगा। तो यानी इक्विवेलेंट लिख लो, द इक्विवेलेंट resistance is smaller than the smallest resistor among them। ठीक है बाबू, the equivalent resistance is smaller than the smallest resistor among them, यानी उसमें से जो स्मॉलेस्ट होगा उससे भी कम होगा ये। चलो, इसमें पेज नंबर क्वेश्चन कर लो बाबू, पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 14 15 16। जल्दी करो तो सारे बच्चे, 5 मिनट का टाइम ले लो, सारे क्वेश्चन कर जाओ तुरंत आराम से बिल्कुल। पेज नंबर 13 14 पे क्वेश्चन कर लो आप। हो गया 13? हाँ सर। चलो 14 देखो। ठीक है, 13 में बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम कब होगा, जब सीरीज में होगा,
मिनिमम कब होगा? जब पैरेलल में होगा। पैरेलल में। चलो अब आ जाते हैं 14 का क्वेश्चन नंबर 14। ये अलग तरह के कॉम्बिनेशन में दिया हुआ, तो यानी हमको इसको चेक करना पड़ेगा कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो हमने बोला था कौन कौन सा, एक है टर्म नेम ऑफ द जंक्शन। तो नेम ऑफ द जंक्शन करने पे हमको सीरीज और पैरेलल दिखने लगता है, जैसे हमने कैपेसिटर में किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 में एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे। टर्मिनल आपको दे दिया ए, दे दिया बी। चलो यहाँ ए और बी के अलावा ये दो और जंक्शन है, तो इसका नाम हमने दे दिया सी, इसका नाम हमने दे दिया डी। अब चूंकि हमको सीरीज पैरेलल दिख नहीं रहा है, तो हम नेम ऑफ द जंक्शन करेंगे टू चेक द सीरीज और पैरेलल। तो यानी हम लोग करते क्या है, तो यहाँ पे लिख लो नेम ऑफ द जंक्शंस। तो यहाँ ए और बी के बीच में निकालना, तो इसको दूर दूर प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे सी मान लिया, यहाँ पे डी मान लिया आपने। चलो तो जो पहला वाला रजिस्टर है, अच्छा थोड़ा ध्यान दो, हमने थोड़ा जल्दी कर लिया, तो ऐसे नहीं है, तो बहुत आसान है, टफ वाला नहीं है। सब वाले पैरेलल। को बी मान हाँ लें और डी वाले को ए मान लें। हाँ Yes. बाबू, ये हम ध्यान नहीं दिए। अगर इसका But ए होगा तो डी वाला भी होगा। yes, ये sir. कॉम्प्लेक्स बहुत आसान है। अगर इसको बी मानेंगे तो बाबू ए वाला भी होगा Yes, sir. ना। सब अब पैरेलल हो हो। जाएगा ए बी के बीच में है, ए बी के बीच में है, ए बी के बीच में है। Yes, तो यानी अगर ए और बी हम ड्रॉ कर लेंगे, तो तीनों जो रजिस्टर होगा वो होगा पैरेलल में ना। तो यानी इनका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा R/3 के बराबर। बहुत आसान था। yes, sir. चल हाँ, चले 15 और 16 करिए। उसी क्वेश्चन को पलट दिया है, कुछ करना चाह रहा नया है। चलो 15 और 16 देखो तो बाबू, 15 और 16। फिफ्टीन थोड़ी आवाज आई सर। अभी आ रही कि खत्म हो गई? अब ठीक है। होगा किसी बच्चे को, हो सकता है थोड़ा सा सही हो जाए। सबको आवाज आ रही है क्या बहुत तेज? नहीं आ रही, अब नहीं आ रही है। नो सर, नहीं आ रही। चलिए एक कर लेना क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। आसान है, केवल उसको रीअरेंज करना था केवल, वो ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलो अगला हेडिंग लिख लो आप, सेल्स EMF and internal resistance। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको लिख लेते हैं यहीं पे। इट इज द रेजिस्टेंस offered by the electrolytes. It is the resistance offered by the electrolytes to the motion of ions inside the cell, motion of ions inside the cell। ठीक है, चलो इसका जो सिंबल यूज करते हैं सेल का हम लोग ऐसे, तो हम लोग पहले लेते हैं रियल सेल। तो रियल सेल का सिंबल ऐसा होता है आपका। तो रियल सेल का मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा।
तो जो वायर निकला रहता है सेल से बाहर, जो टर्मिनल बना रहता है, उसको मान लिया ए एंड बी, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, इसको बोलते हैं सेल, इसको बोलते हैं सेल। अब चूंकि रेजिस्टेंस इसमें जीरो नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग रियल सेल। मान लेते हैं इसका ईएमएफ आपको दिया हुआ ई के बराबर, ठीक है। सर ई हो EMF जाएगा मतलब सर EMF ऑफ द सेल, आर हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल। हाँ बाबू बोलो। EMF मतलब सर ईएमएफ मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसके अंदर भी एक तरह से फील्ड डेवलप होता है, हिंट दे देते हैं। अच्छा, बस इस सिंपल तरीके से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं उसको, लेकिन एक्चुअल में होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। देखो जब आप पढ़े होंगे उसमें 10th में, एक इलेक्ट्रोड यहाँ होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ होता है, एक को प्लस मानते हैं, दूसरे को माइनस। हम लोग प्लस माइनस क्यों लेते हैं? एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आके इकट्ठा हो जाते हैं इस इलेक्ट्रोड पे, इसीलिए इसको बोलते हैं एनोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे निगेटिव आयंस आके इकट्ठा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इसलिए निगेटिव पोटेंशियल पे होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है। समझ में आ रहा बाबू? ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इस इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। ये जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, समझ में आ गया सर। चलिए ठीक है सर। अब आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना बाबू। ए और बी को बोलते हैं टर्मिनल, ए और बी को बोलते हैं हम लोग टर्मिनल। सर ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस है सर, बाहर बाहर निकला रहता है, टर्मिनल तो स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, सेल। हाँ कौन? स्मॉल आर रेजिस्टेंस है। हाँ लिखवा रहे हैं अभी, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये हो जाएगा आपका ईएमएफ ऑफ द सेल, ये हो जाएगा ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। यस सर। चलो ये हो जाएगा आपका, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। चलो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि करंट फ्लो करना स्टार्ट किया हमारा, ऐसे मान लेते हैं करंट फ्लो करना स्टार्ट किया इसमें सेल के थ्रू। इसमें बाबू दो कंडीशन, ये तो सेल हो गया, अब एक और ले लेते हैं, आइडियल सेल कभी कभी दे देता है आइडियल सेल। तो आइडियल सेल का मतलब होता है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा, एक्चुअल में जीरो होता नहीं, उसको हम लोग मान लेते हैं। तो इसका जो सिंबल यूज करते हैं बाबू ऐसा, ये इंटरनल वाला रेजिस्टेंस वाला टर्म नहीं होगा, केवल ऐसे इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, टर्मिनल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल सेल, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जे। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो आप कि सेल का दो कंडीशन होता है, एक चार्जिंग कंडीशन में सेल होता है, एक डिस्चार्जिंग कंडीशन में सेल होता है। दो कंडीशन में, फिर से सुन लो आप, सेल का दो कंडीशन होता है, या तो सेल चार्ज हो रहा होगा या तो डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो हम लोग पहला जो कंडीशन है मान लेते हैं डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ सेल। तो डिस्चार्जिंग में एनर्जी खत्म हो रहा होगा उसके अंदर का, एनर्जी खत्म होने का मतलब करंट बाहर की तरफ जा रही होगी। इस केस में हमेशा हायर टर्मिनल से करंट बाहर जाएगा, ध्यान देना। अगर करंट सेल के अंदर का एनर्जी कम हो रहा है उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन। इस कंडीशन में हायर टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ जाएगा, इस कंडीशन में हायर टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ जाएगा। बोलो बाबू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालेंगे हम लोग? चलो हम लोग मूव कर जाएंगे, ए से बी की तरफ मूव करेंगे हम लोग। तो वी ए यहां से पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, माइनस ई करंट के अपोजिट में इंक्रीज कर जाएगा, आई इंटू आर इक्वल टू पोटेंशियल एट बी।
यानी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। हमेशा डिस्चार्जिंग कंडीशन में टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है आपका। in discharging condition, potential difference across the terminal is less than the EMF E by I into R। अब ध्यान देंगे कि जब वो डिस्चार्ज हो रहा होगा तो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है। कितना कम होता है? आई इंटू आर। यानी इसमें एनर्जी गिव देता है वो बाहर सर्किट को। दूसरा, चार्जिंग कंडीशन, चार्जिंग कंडीशन में सेल के अंदर एनर्जी जाएगा। टर्मिनल ए है, बी है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। चार्जिंग कंडीशन का मतलब ये सेल चार्ज कर रहे हो आप तो सेल के अंदर एनर्जी बढ़ेगा, यानी हायर टर्मिनल से अंदर की तरफ जाएगा ये। चलो तो वी ए माइनस वी बी निकालते हैं, फिर मूव करते हैं हम लोग। तो वी ए माइनस ई माइनस आई आर इक्वल टू वी एट बी। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई प्लस आई इंटू आर। याद रखना हमेशा चार्जिंग कंडीशन में टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, यानी वी ए बी इज ग्रेटर देन ई। चार्जिंग कंडीशन में हमेशा वी ए बी का वैल्यू उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। लिख लो। हो गया? ये सर हो गए। चलिए, चलो आइडियल सेल के केस में अगर टर्मिनल ए दिया हुआ, टर्मिनल बी दिया हुआ, आइडियल सेल आपको दिया हुआ, तो आइडियल सेल के केस में हमेशा मान लिया करंट आपको दिया हुआ आई का वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 0 ना हो, हमेशा वी ए माइनस वी बी का वैल्यू ई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है 0। फॉर आइडियल सेल, potential difference across the terminal is always equal to EMF of the cell, is always equal to EMF of the cell। next, ध्यान देना आप, अगर इसका EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R पॉइंट A पॉइंट B, तो मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा आपका I, मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा आपका I। यहाँ पे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर के बराबर। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो आई आर का टर्म आएगा। तो मान लेते हैं लेट आई इक्वल टू 0, यानी नो करेंट थ्रू द सेल, नो करेंट थ्रू द सेल, यानी वी ए माइनस वी बी का वैल्यू ई के बराबर होगा। यानी अगर करेंट का वैल्यू 0, इफ आई इक्वल टू 0
then potential difference across A and B is equal to EMF of cell, is equal to EMF of cell। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस EMF ऑफ सेल के बराबर हो जाएगा। सब कुछ बेसिक है बिल्कुल। नेक्स्ट, चलो मान लेते हैं सेल को आपने एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया। क्या हुआ बाबू हार्दिक? ऊपर कर दीजिए। ये सब बिल्कुल बच्चों वाला चला, ये सब तुम कर चुके हो, बस हम उसको रिवाइज करा रहे हैं कि दिक्कत ना हो। इसको याद करते चलो, भूले नहीं बिल्कुल। नहीं सर, हमको तो नहीं पता था सर इतना सर। हमको पता था सर, ये सब याद है अभी भी। भूल गए थे सर, याद दिला दिया आप। भूलने वाली चीज थोड़ी। चलो अरे भूल भी जाते यार, ऐसा मत करो। अभी लिखने एक सेकेंड, हमने कोई रियल सेल लिया, इसका ईएमएफ मान लिया ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, मान लिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमने जोड़ दिया इसको, किसी बाहरी सर्किट से इसको हमने जोड़ दिया। बताओ क्या सर्किट क्लोज है? हाँ सर। क्या सर्किट क्लोज है? हाँ है, समझ में आ रहा? हाँ सर है। चलिए, तो सर्किट अगर क्लोज होगा तो बाबू करंट फ्लो करेगा हमेशा। तो मान लिया करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ, आई के बराबर ना। करंट का वैल्यू कितना दे दिया, आई के बराबर। चलो इसमें लूप में घूम जाए, घूम जाते हैं, घूम जाइए कैसे सर। मान करें? तो V जैसे कैपेसिटर में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आई इंटू आर, फिर माइनस आई इंटू स्मॉल आर, प्लस EMF E, पहुंच जाएंगे ए पे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा E इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई का वैल्यू हो जाएगा E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के बराबर। ऐसे हम करंट निकाल लेंगे। बोलो, जैसे कैपेसिटर में घूमते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी किरचॉफ लॉ लगेगा। तो हमारा आई का वैल्यू आ जाएगा E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के बराबर। ठीक है, यस सर। चलिए अब बताइए, जो कैपिटल आर, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, सिंपली आई इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर कितना होता है, आई इंटू आर। यानी ई आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के बराबर इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कैपिटल आर के क्रॉस। इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कैपिटल आर के क्रॉस। ठीक है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कैपिटल आर के क्रॉस। क्लियर हो गया? यस सर। हो गया? यस सर। चलो इसी में अगला पॉइंट, अगर हम आपसे बोले कि ये जो करंट आपको दिया हुआ, इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? भाई सेल का ई फिक्स है, आर फिक्स है, यानी करंट का वैल्यू रेजिस्टेंस अगर एकदम कम कर दिया जाए, मिनिमम होगा ना। आई मैक्सिमम पॉसिबल तभी होगा जब कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम। क्लियर हुआ? मिनिमम। और आर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, कम से कम कितना रख सकते हो आप? 0। निगेटिव तो जाएगा नहीं, मिनिमम कितना होगा, 0। यानी एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। यानी लिख लेते हैं एक्सटर्नल सर्किट हैज 0 रेजिस्टेंस, तब होगा करंट का वैल्यू मैक्सिमम। इसका मतलब वो कनेक्टिंग वायर हो गया, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया कि नहीं, शॉर्ट सर्किट ऑफ सेल। बोलो जी। अरे भाई सिंपली कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट। बोलो, कनेक्टिंग वायर बोलेंगे कि नहीं? ठीक, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट ऑफ सेल। बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में लगा दिया गया। हाँ, सिर्फ तार से आपने जोड़ दिया सेल को, बस
आपने जोड़ के कभी देखा होगा, तेजी से गर्म होने लगता है, जल जाता हो। चिंगारी निकलती सर, चिंगारी निकलती है। हाँ, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट ऑफ सेल। इसमें आर का वैल्यू अगर मिनिमम होगा तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और बताओ मैक्सिमम करंट कितना होगा, बोलो। एट कैपिटल आर इक्वल टू ई अपॉन आर के बराबर ही होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। सर तो आसान है, ई अपॉन आर के बराबर हो गया। जी सर। यस सर। यस सर। आगे। अगला पॉइंट, मान लेते हैं कि सेल आपको दिया हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ, टर्मिनल ए और बी है, इसको आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी ए और बी को कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो बाबू बोलो कनेक्टिंग वायर का काम क्या होता है, सबका पोटेंशियल बराबर कर देना। यानी ए और बी का पोटेंशियल बराबर कर देगा कि नहीं कर देगा ए, यानी टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो। 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 जीरो के बराबर। देखो इसका प्रूफ भी है, जीरो कैसे आएगा बाबू। इसमें करंट कितना होगा इस लूप में, डायरेक्ट बोलो करंट का वैल्यू कितना होगा, जीरो। ई बाई आर। नेट नहीं, नेट बाई आर। ईएमएफ बाई आर होगा कि नहीं, ईएमएफ बाई आर, यस सर, वी बाई आर। अभी निकाले बाई तो आर। है। ये हो जाएगा हमारा P बाई बाई बोल आर। रहे सर, ईएमएफ आर अपॉन मिनिमम। टोटल रेजिस्टेंस, ई बाई आर। ई बाई आर के बराबर। ये हमारा करंट फ्लो करेगा। चलो हमको निकालना है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हम ए से चल के बी पे पहुंचेंगे, तो वी ए माइनस ई प्लस आई आर इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ई माइनस ई बाई आर इंटू आर कैंसिल हो जाएगा, ई माइनस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। किसी भी सेल को शॉर्ट सर्किट करेंगे हमेशा टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो के बराबर। कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, याद रखना, किसी भी सेल Yes, को sir. शॉर्ट सर्किट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना आएगा, जीरो के बराबर। ठीक है बाबू, यस सर। चलिए आगे चलते हैं अब हम। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। एक आपको सेल दिया हुआ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ, ये 10 वोल्ट है, ये मान लो 2 ओम आपको दिया हुआ। इसको एक्सटर्नल सर्किट में आपने जोड़ दिया, मान लिया 3 ओम के बराबर, इसे जोड़ दिया ए और बी। ठीक है, आपको निकालना फाइंड करेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, क्रॉस ए एंड बी। चलो चूंकि क्लोज लूप है, एक करंट फ्लो करेगा तो हमेशा हायर टर्मिनल से बाहर होगा। ये हो गया आई, मान लिया जो डोमिनेट करेगा उधर करंट फ्लो करेगा, इसको मान लिया आई के बराबर। तो आई का वैल्यू होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इफेक्टिव यानी नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन द लूप। बोलो जी, यहाँ पे एक ही सेल आपको दिया हुआ कि नहीं, उसका नेट वैल्यू कितना होगा, 10 वोल्ट के बराबर ही होगा कि नहीं, यस सर। बोलो 2 अरपी। एम्पियर करंट आ रहा है। यस सर। 10 अपॉन कितना 3 प्लस 2 यानी 2 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, चलो बोला है कि ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आपको, यानी वी ए बी इक्वल टू आई इंटू आर। आई का वैल्यू हो जाएगा 2, आर का वैल्यू 3, यानी 6 वोल्ट के बराबर। कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट के बराबर। बोलो ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। तो डाउट हो जाएगा तो लूप पे घूम जाना, करंट आ जाएगा। करंट निकालने के लिए हमेशा लूप में घूमते हैं, यहाँ पे तो एक करंट है, एक लूप है, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे ई नेट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। चलो अगला वाला क्वेश्चन जल्दी से। सर। हाँ बोलो। हाँ सर, ऊपर थोड़ा करिए।
सर जहाँ आप लिखेंगे वी ए माइनस ई प्लस आई आर, सर प्लस आई आर क्यों होगा? कहाँ बाबू, वी ए बी इक्वल टू आई आर लिखे हैं ना? नहीं, और ऊपर सर, यहाँ नहीं। हाँ सर, ऊपर देखिए वी ए माइनस ई प्लस आई आर। सर प्लस से माइनस जा रहे हैं इसलिए माइनस ही हुआ, प्लस आई आर मतलब। अरे भाई, ये करंट आपको दिया हुआ, ये रेजिस्टेंस आर है, करंट Yes, के sir. डायरेक्शन में कम होगा, जैसे कि इसका नाम हमने दे दिया ए, इसका नाम हमने दे दिया ना, एक कैपेसिटर वाला बिल्कुल है। चलिए, हाँ। हमको ए से बी की तरफ जाना है। यस सर। तो बोलो, मान लिया पोटेंशियल एट ए वी हो गया, हम लोग कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। चलो, अब करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। कम होगा कितना सर। कम होगा अनुराग? आई इंटू आर। आई आर होगा तो हाँ माइनस कहाँ करेंगे ना। जाएंगे? बी पे। हाँ चलो दूसरा, चलो मान लो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ये है R1 है, R2 है। बोलो बाबू, हमको ए से बी जाना है, तो यस बी करंट के अपोजिट में इंक्रीज की डिग्री, इंक्रीज करेगा आई आर वन आई R1, फिर इंक्रीज प्लस करेगा आई आर टू आई R2, Equal कहाँ to पहुंचेंगे? वी वी। बस यही वाला यूज करना, समझ गया? अच्छा सर, करंट का डायरेक्शन उधर था क्या? अब करंट के डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ कि नहीं अभी? हाँ सर, हो गया। चलिए, हमने मान लिया ये 10 वोल्ट दिया हुआ, ये 5 वोल्ट दिया हुआ, ये 1 ओम दिया हुआ, ये भी 1 ओम दिया हुआ, ये दिया हुआ 3 ओम के बराबर, ऐसे दिया। एक ही लूप है लेकिन 2 सेल है, ध्यान से सुनते रहो। एक ही लूप है, 2 सेल है, दोनों अपना अपना काम करने की कोशिश करेंगे। 10 वोल्ट अपना काम करने की कोशिश करेगा, 5 वोल्ट अपना काम करने का कोशिश करेगा, लेकिन जो दोनों का इफेक्टिव होगा उसी के अलॉन्ग करंट फ्लो करेगा। तो बोलो, इन दोनों का पोलैरिटी सेम है कि अपोजिट है? एक लेफ्ट में है, दूसरा राइट में कोशिश करेगा, तो दोनों का पोलैरिटी अपोजिट है, तो इन दोनों में डोमिनेट कौन करेगा? सर 10 वोल्ट। 10 वोल्ट, यानी करंट किधर फ्लो करेगा? जो 10 वोल्ट की तरफ होगा सेंस, ऐसे सर 10 वोल्ट क्यों सर? सर सर आई का वैल्यू इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बोलो बाबू, इफेक्टिव कितना होगा? 10 माइनस 5। 10 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस जहां जहां से करंट पास करेगा, 3 प्लस 1 प्लस 1, 5 अपॉन 5, कितना करंट फ्लो करेगा बाबू? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के बराबर। क्लियर हो गया? कितना फ्लो करेगा? सर 1 एम्पियर के बराबर। सर हाँ हाँ बोलो। सर पहली बात ये 10 क्यों सर 10 वोल्ट क्यों डोमिनेट करेगा, और दूसरी बात थोड़ा ये फिर से समझा दीजिए। अरे भाई, इसका वोल्टेज 5 वोल्ट से ज्यादा है ना। ठीक है सर, अब ठीक है। और आई मतलब थोड़ा ई इफेक्टिव और टोटल रजिस्टर मतलब ले सकते हैं ऐसे मतलब। अरे भाई, सिंगल लूप है, फॉर सिंगल लूप भाई, हमेशा नहीं, फॉर सिंगल लूप। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। शॉर्टकट करने के लिए केवल। चलो मान लेते तुमको याद नहीं है, भूल गए, हम लोग अपना किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे जो पढ़ते आए हैं अभी तक। तो हम क्या करेंगे, ऐसे मूव करना स्टार्ट करें, जब भी करंट निकालना हो हमेशा लूप में घूम जाया करो करंट का वैल्यू मान के। तो V एट ए माइनस करंट के डायरेक्शन में 3I। अब देखो यहाँ से हायर से लोअर जाएंगे तो डिक्रीज होगा, -5 का डिक्रीज होगा, करंट के डायरेक्शन में फिर डिक्रीज होगा, -I, फिर करंट के डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, -I, फिर यहाँ से लोअर से हायर मूव करेंगे तो इंक्रीज कर जाएगा। अब कहाँ पहुँच गए? ए पे, और हमेशा ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो बोलो बाबू कितना आएगा? -5I प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 5I इक्वल टू 5, आई का वैल्यू 1 एम्पियर के बराबर होगा कि नहीं? बोलो। सर और जो ई इफेक्टिव आपने लिखा है, मतलब ई इफेक्टिव में उन दोनों का डिफरेंस लेंगे? नहीं, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना। एक डोमिनेट कर रहा लेफ्ट में, दूसरा डोमिनेट कर रहा राइट में। अगर दोनों का सेंस सेम होता तो हम जोड़ देते वहां पे।
ओके ओके, दोनों का सेंस अगर सेम होता तो हम लोग जोड़ देते वहां पे। अंडरस्टैंड सर। शॉर्टकट करने का तरीका है, बस 1 सेकेंड वाला आप याद करो, बस लूप में घूमना ना। सब सही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ये थोड़ा आपको ऊपर कर देते तो ये आपको decent। दे दिया, मान लिया 3 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 8 वोल्ट। बहुत आसान है। तो टर्मिनल का नाम दे दिया हमने, इसका ए दे दिया, इसका बी दे दिया, इसका सी दे दिया। इसमें करंट हमने मान लिया आई मान लिया, इसमें I1 मान लिया, इसमें I2 मान लिया। सारा क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 एम्पियर। पहला पॉइंट, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड सी। दूसरा, I1 एंड I2। तीसरा, VA माइनस VB, VB माइनस VC। बस छोटा छोटा क्वेश्चन। तो बाबू अब देखो ध्यान से सुनो, हम लोग करेंगे क्या, पहले नेटवर्क को छोटा करते जाएंगे, नेटवर्क को छोटा करते जाएंगे। तो ये बताओ, सीरीज पैरेलल आपको दिख रहा? ये सब 4 आएगा पहले आर इक्विवेलेंट। हाँ, ये एक एक स्टेप करते हैं। 3 और 6 का कितना आएगा बाबू? 2 ओम आएगा कि नहीं? यस सर। फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बाबू? 2 ना। 4 ओम। अब यहाँ सबसे कम पीछे, सबसे लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, 8 वोल्ट। अब बाबू बोलो, सिंगल लूप है कि नहीं? यस सर। सिंगल लूप है तो करंट का वैल्यू डायरेक्ट निकाला जा सकता है, 8/4 इक्वल टू 2 ओम, 2 8/4 एम्पियर। एम्पियर के बराबर। 2 अब पीछे एम्पियर। चलते हैं हम लोग। अब बताओ, 4 ओम का जो रिजल्टेंट है, ये 2 और 2 से मिलके बना हुआ। दोनों सीरीज में है कि दोनों पैरेलल में है? सीरीज में। सीरीज। तो करंट से क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस या करंट? करंट। करंट सेम रहेगा। करंट का वैल्यू सेम रहेगा, यानी 2 एम्पियर दोनों में फ्लो करेगा। चलो, अब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग। बोलो कितना होगा? सर पहले ये I इंटू आर ना, 4 हो जाएगा इसका, 4 4 इसका। वोल्ट। यहाँ भी हो जाएगा I इंटू आर, 4 वोल्ट हुआ कि नहीं? यस सर। हमेशा जब सर्किट को सॉल्व किया करो, करंट पोटेंशियल डिफरेंस सब लिखते जाया करो। पीछे आ जाओ, इसमें कोई चेंज नहीं है 2 ओम वाले में, यानी इसमें करंट का वैल्यू सेम रहेगा 2 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट रहेगा। क्लियर हो गया? लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाले में चेंज है। ये 3 और 6 ओम से मिलके बना हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है? पैरेलल पैरेलल है। पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल है। 4 वोल्ट, यहाँ भी कितने का? 4 वोल्ट। अब यहाँ से करंट निकाल लेंगे। बोलो बाबू, I1 कितना होगा? 4/3। 4/6। V बाई R1, तो 4/3 एम्पियर। चलो, I2 V बाई R2, 4/6, 2/3 एम्पियर। हो गया? यस सर। 4/6 यानी 2/3 एम्पियर आ गया। यस सर। क्वेश्चन और छोटा सा कर लेते हैं, सेल्फ करो तुम लोग, बहुत आसान है बहुत। चलिए, इस सब निकालना आपको। आर इक्विवेलेंट निकालना आपको। सेकंड क्या लिखे हैं सर? वीडी माइनस वीसी
वी बी बी है, बी बी। बहुत आसान है, इसको जल्दी करो तो। आर इक्विवेलेंट किसको किसको दिख गया? सर आर इक्विवेलेंट 4 आएगा। यस सर। 4 आएगा। 4 आएगा सर, और आई आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। सर आ गया आंसर। 3 और 6 का आएगा 2 ओम, 2 और 2 का हो जाएगा आधा 1 ओम, ये हो जाएगा 1। I1 आ रहा है 4/3, I2 आ रहा है 2/3 एंड सर ऊपर कर दीजिए। I3 आ रहा है 2 एम्पियर और I4 आ रहा है 2 एम्पियर, I5 आ रहा है 2 एम्पियर और I इक्विवेलेंट 2 एम्पियर। बाप रे, सब 2 आ रहा है। चलो इन सब का सही है, इक्विवेलेंट सही हो है। जाएगा 4 ओम के बराबर। और आपने सेल यहाँ पे जोड़ा है, सेल का ईएमएफ दिया हुआ 8 वोल्ट के बराबर ना बाबू। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिंगल लूप मिल गया। बोलो यहाँ से जो सेल से करंट फ्लो करेगा 8/4, 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा कि नहीं थ्रू द सेल, थ्रू द सेल Yes, 2 sir. एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। चलिए ये हो जाएगा 2 एम्पियर। अब पीछे आ जाओ, ये 4 ओम का रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है कि नहीं? तो क्या सेम होगा इसमें? आई का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना होगा? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर यहाँ होगा, 2 एम्पियर यहाँ होगा, 2 एम्पियर यहाँ होगा। अब क्या निकाल के रखना है? पोटेंशियल डिफरेंस बोलो जल्दी से। Potential कितना difference. होगा? 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर यस आएगा 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब फिर पीछे बढ़ेंगे हम लोग। सर 1 एम्पियर वाले में सेम रहेगा सब। हाँ, नहीं वो जो लास्ट वाला है सी और डी के बीच में, उसमें कोई चेंज नहीं है यस सर बाबू। वही इसमें सेम रहेगा। करंट, हाँ 2 एम्पियर होगा, वोल्टेज कितना होगा? 2 वोल्ट ही होगा। चलिए उसके जस्ट पहले में आ जाओ, ये I5 का वैल्यू कितना होगा? सर I5। आई के बराबर ही होगा, 2 एम्पियर 2 होगा ना। एम्पियर। हाँ 2 सर। एम्पियर। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे बी पे। थोड़ा ध्यान दो, बी पे कितना फ्लो कर रहा होगा? 2 एम्पियर के बराबर। भाई बी वाले पॉइंट पे तो 2 एम्पियर ही फ्लो करेगा, और Yes, sir. डिवाइड करेगा 3 और 4 में। बताओ दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं? यस सर सेम रेजिस्टेंस Yes, है। sir. हो Same गया, is. यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे हो गया 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बाबू? 2 वोल्ट यहाँ वोल्ट, होगा और 2 2 वोल्ट वोल्ट, यहाँ 2 होगा। वोल्ट। चलो अब हमारा मेन काम है पहले वाले में, लेकिन टोटल करंट आपको मालूम है 2 एम्पियर। डिवीजन वाला फार्मूला हमने बोला था, अगर 2 पार्ट में कहीं पे डिवाइड करता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? बोलो टोटल करंट हो गया 2 एम्पियर, वही करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा। बोलो फार्मूला बोलो, I1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर R1 R2 अपॉन। देखो I1 के लिए R2 क्या होगा? 6 ओम। यस सर 6 अपॉन 6 Sir, सीधे R1 V प्लस माइनस भी R2 तो कर सकते टोटल हैं। करंट 2, ये हो जाएगा आपका 12/9। 2/3 इंटू 2, 4/3। 4/3 एम्पियर ना। 4/3 सही है। सर V माइनस भी तो का कर वैल्यू हो जाएगा 3/6 प्लस 3 इंटू 2, 2/3। 2/3 एम्पियर के बराबर ना। सर इसको तो ऐसे भी कर सकते थे ना सर, इसके सब V अक्रॉस हमने माइनस 4 कर वोल्ट देते। का निकाला था तो हाँ रेजिस्टेंस 3 है। हाँ, तो वैसे भाई भी कर, आसान रहता है सर। हाँ वो ज्यादा आसान है, तो बस प्रैक्टिस करा दिए। इसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। चलो यहाँ अगर 4 वोल्ट है तो यहाँ भी आएगा 4 वोल्ट, यहाँ भी होगा 4 वोल्ट। यहाँ भी 4 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, तो करंट बाबू यहाँ से I1 आ जाएगा, I1 4/3। 4, हाँ ये तो डायरेक्ट हो गया 4/3 एम्पियर। I2 हो जाएगा 4/6 यानी 2/3 एम्पियर। बहुत आसान, ठीक है। यस सर। चलिए, अरे ये बहुत आसान है, वो कैपेसिटर में थोड़ा सा टफ है, ये तो आसान है। चलो एक टर्म आता है आपका मैक्सिमम पावर।
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। चलो इसका प्रूफ है, उसको करवाना है, तो लिखते हैं हम लोग, जैसे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ट्रांसफर करेगा कौन? सेल। किसको करेगा? नेटवर्क करेगा, सर्किट को करेगा ये। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बाय द सेल टू द नेटवर्क, ऐसे कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मान लिया इस सेल आपको दिया हुआ, ये फिक्स कर सर दिया। ईएमएफ के बारे में इतना ही था सर। ये ईएमएफ मान लिख क्या बाबू? सर ईएमएफ के लिए इतना ही था। सुनाई नहीं दिया। सर ईएमएफ को भी तो सीरीज और पैरेलल में ऐड करेंगे। हाँ हाँ, वो तो आगे है, वो तो आगे है। अभी हम लोग आसान आसान कर रहे हैं ना, थोड़ा सा बच्चों को डाउट होता है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। हमने एक सेल ले लिया जिसका ईएमएफ ई दे दिया, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर दे दिया। हमने कोई एक्सटर्नल सर्किट ले लिया जिसका वेरिएबल, ये सिंबल होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, और कोई इसमें डाउटफुल मत रहना। ये जो एरो बनता है इसका मतलब जो एक्सटर्नल सर्किट है ना, उसका रेजिस्टेंस वेरी करा सकते हैं हम लोग, यानी इसका मतलब हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। जैसा जरूरत होगा वैसा वैल्यू पुट कर लेंगे, बस सिंपल में, ठीक है। चलो, यानी ये एक्सटर्नल सर्किट हुआ एक्चुअल में, ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल सर्किट। जैसे फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, टीवी हो गया, तो हमने उसको सेल से जोड़ दिया। कोई बताएगा कितना करंट होगा इसमें? ये सिंगल लूप बना रहा है क्या? कोई बताएगा इस लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है? सर ई बाई आर प्लस आर। ई बाई आर स्मॉल आर प्लस प्लस आर, बिग आर। टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड। प्लस आर। चलिए, अब ये बताओ बाहर वाले में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? रेजिस्टेंस में करंट इन आर, यही आई के ही बराबर होगा कि नहीं बाबू? जितना लूप में करंट फ्लो करेगा, बोलो। यस यस सर। यस सर। चलो अब करेंगे क्या इसको हम लोग, कि इसमें हमको निकालना कितना हीट एनर्जी लॉस करेगा या पावर लॉस होगा। लिख लो आप, पावर लॉस बाई द रजिस्टर इक्वल टू पावर गिवन बाई द सेल। भाई सेल पावर देगा और रजिस्टर एनर्जी का लॉस करेगा, यही है। यहाँ पे चूंकि 2 लगा हुआ है तो जितना टोटल पावर लॉस होगा उतना पावर वो देगा यहाँ पे, ठीक है। तब यहाँ पे अब लिख लो आप, पावर लॉस इन एक्सटर्नल रजिस्टर, दोनों में अंतर, एक्सटर्नल रजिस्टर आर, तो हो जाएगा पी आर को लिख लेंगे आई स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू आर। ये हो जाएगा पावर लॉस इन कैपिटल आर, ये हो जाएगा पावर लॉस इन कैपिटल आर। समझ में आ रहा? सर हाँ ये क्या पावर लॉस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस? हाँ, एक्सटर्नल, ये तो पावर लॉस बाय द रजिस्टर्स, जितना भी रजिस्टर है सबका, तो पावर गिवन बाय द। अच्छा ये बताओ, यहाँ सोर्स केवल सेल है ना, तो जहां जहां एनर्जी का लॉस होगा कौन देगा? सेल ही देगा। लेकिन वो आपकी राइटिंग नहीं समझ में आ रही ना, इसलिए एक्सटर्नल लिखा है ना, बस ये पूछ रहा हूँ। एक्सटर्नल सर्किट निकालना हमको, बोलो क्या हुआ? वो थोड़ा समझ में नहीं, मतलब एक्सटर्नल लिखा था ऐसा मैं पूछ रहा हूँ बस। अरे ये बताओ, यहाँ पे स्मॉल आर इंटरनल होगा, कैपिटल आर एक्सटर्नल होगा कि नहीं? हाँ सर। लेकिन स्मॉल आर में भी एनर्जी का लॉस होगा, कैपिटल आर में भी एनर्जी का लॉस होगा, होगा सर। तो टोटल एनर्जी का लॉस दोनों में होगा कि नहीं? दोनों में। हाँ सर होगा। लेकिन हमको किस में पावर लॉस निकालना है? केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में निकालना है। हमको करंट किस में चाहिए? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में चाहिए। हमको रेजिस्टेंस किसका चाहिए? केवल और केवल एक्सटर्नल सर्किट का चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। अगर करंट हमको मालूम है आर में, तो आई स्क्वायर आर का पावर लॉस होगा। बोलो, ये टोटल पावर लॉस के बराबर नहीं है, क्योंकि अंदर वाला रेजिस्टेंस है उसमें अंदर भी एनर्जी लॉस होगा,
एक केवल जो एनर्जी एक्सटर्नल वाले का है, लॉस है एक्सटर्नल का है। में। हाँ ठीक है, एक्सटर्नल वाले का बस है सर ये। हाँ एक्सटर्नल, ठीक है। यस चल। सर, सब ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस पी आर डिपेंड्स ऑन आर, सो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं? फॉर मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमम के लिए आर सर की वैल्यू मतलब 0 रखते डिफरेंशिएट करते हैं डीपी अपॉन कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी आर ई स्क्वायर आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर, यहाँ से ई स्क्वायर चलाएगा बाहर। बोलो जी, डिवीजन में हुआ कितना होगा? सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन। अब इसको पुट कर सर। देंगे। हाँ सर आपने सर जो पी आप आर आर प्लस स्मॉल आर का भी होल स्क्वायर होगा ना इसमें, ये अरे आर हाँ की पावर 4 हो जाएगी हाँ नीचे। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा हो याद दिला दिया, भूल गया। ये एक्चुअल में स्क्वायर है, हमने स्क्वायर नहीं लिखा, कोई बात नहीं। ये एक्चुअल में यहाँ पे स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर डी अपॉन डी आर, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो हमारा ज़्यादा आसान रहेगा, प्रोडक्ट में करना ज़्यादा आसान होगा। इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। ई स्क्वायर यू इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन r प्लस स्मॉल r -2 प्लस d अपॉन डी आर इंटू आर, ये ज़्यादा आसान है। तो हमारा हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू आर। बोलो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बाबू? n का वैल्यू -2, ये हो जाएगा r प्लस r के पावर -3, ये हो जाएगा प्लस ई स्क्वायर r प्लस r के पावर -2 इंटू 1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, इसको 0 पुट कर दो आप, तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 2 ई स्क्वायर आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का क्यूब प्लस, सॉरी माइनस रहेगा, ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये 0 कर लेंगे, ये ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 1, 2r इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर या कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर के बराबर, ध्यान देना आप। यानी कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हो गया आपका, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस is equal to external resistance of the circuit, then power loss in external circuit would be maximum would be क्या, इसको होगा ही, in R is maximum। यानी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू एक्सटर्नल सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो एक्सटर्नल सर्किट में जो पावर लॉस होगा उसका वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम पावर का वैल्यू कितना होगा? ये हो जाएगा P मैक्सिमम इन एक्सटर्नल सर्किट R, तो हो जाएगा P एट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, इसका वैल्यू हो जाएगा ई स्क्वायर कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस कैपिटल R का स्क्वायर,
तो यानी हो जाएगा ई स्क्वायर आर अपॉन 4r स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी जो P का मैक्सिमम वैल्यू आएगा ई स्क्वायर बाई 4r या ई स्क्वायर बाई 4 स्मॉल r, ये हो जाएगा। तो यानी जो मैक्सिमम पावर लॉस होगा उसका वैल्यू हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 4 स्मॉल r के बराबर। इसका वैल्यू हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 4 स्मॉल r के बराबर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसका ग्राफ भी प्लॉट करके दिया हुआ इन्होंने। तो ये हो जाएगा ग्राफ ऑफ P एंड R। इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा पावर, तो यहाँ पे पहले ऐसे होके ये ऐसे जाएगा। तो यानी यहाँ पे जब कैपिटल R का वैल्यू स्मॉल r के बराबर होगा, ये जो पावर होगा मैक्सिमम होगा और ई स्क्वायर बाई 4 स्मॉल r के बराबर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 4 स्मॉल r के बराबर होगा। ठीक है, हो गया इतना कि नहीं? यस सर, यस सर। तो देखो दिस इसको अब आ जाओ एक्सरसाइज 3.3 पे। एक्सरसाइज 3.3 पे आ जाओ। इसको देखो, सारा क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन देखो, सारा क्वेश्चन वैसे कर लोगे। देखो देखो क्वेश्चन देखो। हो जाएगा। हेलो 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 सर। यस सर। हाँ बोलिए। 2 मिनट सर, बस 1 मिनट सर, देख लें बस 1 मिनट। देखो बहुत वो नहीं है। तो 19 तक तो हो ही जाएगा आराम से। हाँ, कर लोगे? जी सर। हो जाएगा सर, यस पूरा कर लेंगे 24 तक। यस सर, हो जाएगा। 24 तक कर लेंगे। आगे हम लोग कर लेते हैं सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ये सब आसान है बिल्कुल। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि सेल को अगर मान लो कि हमको ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का ज़रूरत होगा, ज़्यादा ईएमएफ का ज़रूरत होगा, तो हम सेल, एक सेल से ज़्यादा क्या करेंगे, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल यूज करेंगे। उसके हो लिए गया सर। बहुत सही, उसके लिए अलग अलग फार्मूले का यूज कर लेंगे हम लोग। तो सेल का कॉम्बिनेशन होता है टू गेट मोर पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस जो भी है। तो यहाँ हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन बोलो, सिंपल मीनिंग है एक लाइन पे जुड़े होंगे ना, एक लाइन होगा, उस लाइन पे ढेर सारा सेल जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि मान लिया पॉइंट ए और बी आपको दिया, एक सेल हमने ऐसे लगा दिया, दूसरा सेल हमने ऐसे लगा दिया। चलो, इसका मान लिया ईएमएफ दिया हुआ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 R2।
चलो मान लिया कुछ ऐसे आपको करके दिया हुआ, ए और बी के बीच में ये हो गया E1 R1 E2 R2। थोड़ा ध्यान दो आप, इन दोनों में अंतर कहाँ दिख रहा है आपको? दोनों में बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह पढ़ना है, पोलैरिटी जल्दी बोलो। सर वो पोलैरिटी का। पोलैरिटी पोलैरिटी उल्टा हो गया E2 का ना। अच्छा, ऑर्डर कैसे चेक करते हैं हम लोग? एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चलेंगे, हायर फिर लोअर, फिर हायर फिर लोअर, हायर लोअर। अगर ऐसा ऑर्डर मिलेगा तो सेम पोलैरिटी में बोलते हैं हम लोग, सेम ऑर्डर में। ये हो गया सेम ऑर्डर। ये दोनों क्या हो गया? लोअर हायर फिर हायर से लोअर, ये अपोजिट में हो गया ये, ठीक है, अपोजिट ऑर्डर में या अपोजिट पोलैरिटी में। क्लियर हो गया बाबू? ऐसा केस आएगा, ये पहले से दिमाग में रख लेते हैं हम लोग। चलो, सबसे आसान, मान लिया दो सेल आपने अटैच किया, टर्मिनल ए और बी के बीच में इसका ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 R2, ये मान लिया आपने। और मान लेते हैं कि इसमें करंट फ्लो कर रहा आपका आई, ऐसे करंट फ्लो कितना कर रहा? आई के बराबर। जल्दी बोलो, हम ए से चल के बी पे पहुंचते हैं, बोलो जल्दी से, लूप में बोलो, वी, हम लोग ए से बी की तरफ, बोलो सेल को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, हायर से लोअर डिक्रीज करेगा -E1, ये हजारों बार हो चुका है। चलो रजिस्टर को क्रॉस करेंगे, नया मिला आपको, प्लस करंट के अपोजिट इंक्रीज IR1 करेगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। IR1 फिर डिक्रीज करेगा बाबू, फिर इंक्रीज प्लस करेगा, IR2 IR2 कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग? बी पे। BB बीबी से VA माइनस VB इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई चलाएगा बाहर R1 प्लस R2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, एक्चुअल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसमें बोला जाता है कि ढेर सारा कैपेसिटर होगा तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, कैसे निकालेंगे, वही है। यानी उनको हटा के एक सेल आपको रखना है। तो बोलो बाबू इक्विवेलेंट में हम लोग करेंगे क्या? इन दोनों सेल को हटा देंगे, इनके जगह एक सेल रखेंगे ईएमएफ ई का, इंटरनल रेजिस्टेंस आर का। क्या सेम होना चाहिए? टर्मिनल सेम होना चाहिए, करंट का वैल्यू टर्मिनल बोलो जल्दी से, अब इक्वेशन बोलो यहाँ से, VA माइनस ई प्लस IR इक्वल टू VB, ये माइनस VB इक्वल टू E माइनस IR, इक्वेशन नंबर 2। बोलो दोनों को इक्वेट कर, कंडीशन सेम होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट का वैल्यू सेम, इक्वेट करो दोनों से, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इक्वेट करते हैं। अरे कंपेयर करते हैं क्यों? क्योंकि दो दो वेरिएबल है इसमें। तो बोलो वो जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ई का वैल्यू कितना आएगा? E1 प्लस E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा? R1 R1 प्लस plus R2 के बराबर। R1 प्लस R2। ये दोनों जुड़ेगा कब बाबू? जब सेम, मतलब ऑर्डर सेम रहेगा तब ना। yes sir. ऑर्डर सेम रहेगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, अगर अपोजिट होगा तो दोनों का क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब सर अपोजिट रहेगा तो E1 माइनस E2 हो जाएगा और R तो सेम ही रहेगा। हाँ, अभी हम निकालेंगे उसको, अभी प्रूफ करवाएंगे, टेंशन मत। चलो मान लिया कि यहाँ पे ढेर सारा सेल आपको दिया हुआ, n सेल्स आपको दिया हुआ, E1 R1 E2 R2 EN RN। तो बाबू बोलो सबका ऑर्डर सेम है, पोलैरिटी का ऑर्डर सेम है, Sir E1 plus E2 plus सबका that इफेक्टिव square वैल्यू plus जुड़ EN. जाएगा कि नहीं? बोलो सर E इक्वल Yes. the difference between E1 potential plus is E1 plus E2 plus E R dash EN plus 1 प्लस R2 minus प्लस RN। I upon इसका R1 plus डायग्राम भी R2। बना लिया करो, डायग्राम का इक्विवेलेंट बनाएंगे, एक सेल रखेंगे, एक इंटरनल रेजिस्टेंस रखेंगे, इसका E रहेगा, इसका R रहेगा ना। ऐसे थोड़ा डायग्राम बनाते रहना, क्योंकि आगे थोड़ा कंफ्यूजन डायग्राम को लेके भी आता है उसमें। ठीक है, Yes sir. चलिए
अगला पॉइंट आता है जैसे कि एन आइडेंटिकल सेल, बोला कि एन आइडेंटिकल सेल्स है, तो बोलो बाबू क्या हो जाएगा सबका? ये नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से ई इफेक्टिव का वैल्यू आ जाएगा एन इंटू ई के बराबर, और आर का जो इफेक्टिव वैल्यू होगा एन इंटू आर के बराबर ही होगा कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, अगर एन आइडेंटिकल सेल को आपने सीरीज में रखा हुआ, इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा एन इंटू ई के बराबर, और इसका जो आर का वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू आएगा एन इंटू आर के बराबर। अगर सर सब इक्वल होगा तब? हाँ, सब इक्वल होगा तब। अधिकतर क्वेश्चन इसमें ही देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। मान लेते हैं कि दो सेल आपको दिए, ये सुनते रहो तब भी हो जाएगा, ये सब बहुत टफ नहीं। मान लो टर्मिनल आपको दिया हुआ ए, ये टर्मिनल बी, AE1 R1 R2 E2, बोला है कि E1 डोमिनेट कर रहा है E2 से। माना आपने मान लिया कि E1 का वैल्यू E2 से दिया हुआ जा रहा, तो बोलो बाबू करंट किधर फ्लो करेगा? E1 डोमिनेट करेगा तो करंट का वैल्यू इधर आ रहा होगा कि नहीं? भाई E1 जो से फ्लो Yes, डोमिनेट करेगा। sir. करेगा उसी तरफ Yes, ना sir. करंट फ्लो करेगा। तो बोलो Yes, अगर हम sir. इसका इफेक्टिव निकालना चाहेंगे तो इफेक्टिव का वैल्यू E1 की तरफ ही होगा कि नहीं, बोलो। Yes. Yes, sir. अब बोलो इफेक्टिव ई का वैल्यू कितना होगा? E1 माइनस, E1 minus E2. और आर का इफेक्टिव वैल्यू कितना होगा बाबू? R1 R1 plus R2. प्लस R2, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का R4 कोई मतलब, क्योंकि दोनों में करंट का सेंस सेम नहीं होगा। है। समझ में आ गया? अगर अपोजिट पोलैरिटी का है तो जो डोमिनेट करेगा, जो Yes, sir. ज्यादा होगा उसको प्लस ले लेंगे, जो Yes, डोमिनेट sir. नहीं Yes. करेगा, जो कम होगा उसको माइनस ले लेंगे। आसान है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, एकदम easy है sir. बस इसका रिजल्टेंट बता दीजिए जो मतलब आखिरी वाला है। हाँ, चलो अगला पॉइंट। मान लेते हैं इसमें कि टोटल n आइडेंटिकल सेल आपको दिया हुआ, ठीक है, और इसमें स्मॉल m को गलत तरीके से आपने लगा दिया, रॉन्गली प्लेस्ड कर दिया आपने। कनेक्शन रॉन्गली प्लेस्ड का मतलब क्या हुआ? कनेक्शन उल्टा कर दिया आपने, यानी ऑर्डर को अपोजिट कर दिया। जैसे ये पहला सेल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चलो यहाँ पे इसको गलत तरीके से जोड़ दिया आपने। बोलो बाबू समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा ये बता, Yes, एन sir. आइडेंटिकल N सेल में minus से M and N. W को गलत आपने जोड़ा है, अरे M को, यानी यहाँ पे M टाइम्स होगा कि नहीं, बोलो। Sir, N Yes, times sir. E minus बचा M ME times. minus ME. N माइनस M टाइम्स सही होगा ना? Yes, sir. एकदम सही सर। ठीक है, चलिए इसमें डोमिनेट कौन करेगा? N माइनस M डोमिनेट करेगा कि M डोमिनेट करेगा? सर N Sir, N minus. minus M. N माइनस M डोमिनेट करेगा। बोलो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? Sir, E. अच्छा ये कंफ्यूजन होगा, इसको हम करा देते हैं पूरा। चलो करंट स्टार्ट करते हैं हम लोग, ए से चलते हैं बी की तरफ। VA सर माइनस, हाँ कंफ्यूजन सर, आइडेंटिकल वाला तो N है ना, टोटल N minus M होगा। हाँ, तो N माइनस M ही तो होगा ना जो बचा हुआ होगा। हाँ तो वही डोमिनेट करेगा। चलो तो VA, अब बताओ यहाँ पे VA माइनस, यहाँ पे कितना सेल आएगा? N माइनस M सेल होगा कि नहीं? इतना लिख सकते हैं डायरेक्ट। Yes, हाँ sir. सर, हाँ सर। चलो करंट के अपोजिट हो जाएगा प्लस N माइनस M इंटू आर, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। Yes, sir. हाँ, चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब चूंकि पोलैरिटी बदल गई, प्लस M टाइम्स E होगा, लेकिन करंट वाले में करंट के अपोजिट जाएंगे तो बढ़ेगा ही, M इंटू आर। अब पहुंच जाएंगे B पे, तो बोलो बाबू कितना सर, आएगा? हाँ हाँ, थोड़ा समझ में नहीं आया सर, क्या चीज? थोड़ा ऊपर कहिए सर। ये N minus M टाइम्स क्यों हो जाएगा सर? जब ऊपर दिया गया आइडेंटिकल वाला N टाइम्स, तो N टाइम्स होगा ना। कौन सा? ये वाला जो इधर लेफ्ट साइड है सर। अरे यार, तो उसको हमने दो पार्ट में अलग अलग कर लिया ना। जो
सही ढंग से रखा हुआ वो n-1 m है, जो गलत है वो m टाइम्स है। अच्छा टोटल n है क्या? टोटल n आपको दिया हुआ अच्छा तब ठीक है सर, कोई बात नहीं। हो जाएगा VA माइनस VB का वैल्यू हो जाएगा आपका, E को एक साथ ले लो आप, ये हो जाएगा माइनस NE प्लस ME प्लस ME प्लस ये हो जाएगा NR इक्वल टू 0। तो VA माइनस VB का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे N प्लस 2M माइनस उल्टा हो जाएगा ना, उस साइड ले जाएगा तो माइनस 2ME माइनस N इंटू R। अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा E का इफेक्टिव वैल्यू कितना आएगा जी? N माइनस 2M इंटू E। ये आई रहेगा यार, ये आई रहेगा। चलो n माइनस 2M इंटू ई और R का इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगा n इंटू आर के बराबर। इसको याद रखना, इसमें n टोटल है, m रॉन्गली प्लेस्ड है और R उसका दिया हुआ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। इसको फिर से करा देंगे अगर डाउट होगा, ठीक है? तो टाइम सर हो गया सर। अगर हाँ सर क्लास हमें में कैसे अभी पता अरेंज चला कर कि रहे हैं, करंट क्लास उधर ही कर जा रहे हैं। रहा है? अरे तुम जो बच्चे हम PTM के लिए बोले थे वो सब बच्चे कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं यार। सर हाँ सर जैसे E1 E2 E3 करके है, उसमें मतलब हम ये करा वाला देंगे, केस बस आएगा तब इसको कैसे छोड़ होगा? दो, इसको छोड़ दो, अभी हमारी क्लास है, इसको छोड़ दो, हम करा देंगे ना। सर जी सर हाँ सर हाँ हाँ सर PDF भेज दीजिए सर, बस सर। सर जाए सर। सर ये वाला PDF नहीं सर, ये तो मैं पूरा कर ही लिया हूँ। सर चलेगा सर, ले